हेलो बच्चों, आज हम जानेंगे क्लास 6 का सोशल साइंस से चैप्टर 4 का सारांश और कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर, जिसका शीर्षक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। बच्चों, इस चैप्टर की शुरुआत यहां से होती है। आपने पढ़ा है कि लोकतंत्र में सरकार का चुनाव लोगों द्वारा होता है। किसी भी सरकार को एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। भारत में किसी भी सरकार को 5 साल के लिए चुना जाता है। उसके बाद लोगों को एक नई सरकार को चुनने का मौका मिलता है। बच्चों, इस तरह से चुनाव एक तरीका है जिसके द्वारा लोग सरकार के गठन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। यदि लोग तत्कालीन सरकार से संतुष्ट रहते हैं तो उसी सरकार को दोबारा चुनकर वापस भेजते हैं। यदि लोग तत्कालीन सरकार से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो एक नई सरकार को चुनते हैं। यथार्थ में हर नागरिक के लिए सरकार चलाने में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी संभव नहीं है। इसलिए पूरी दुनिया में प्रतिनिधि लोकतंत्र की मान्यता मिली हुई है। ऐसा माना जाता है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के लिए काम करता है। ऐसा नहीं हुआ तो वो प्रतिनिधि अगला चुनाव हार जाता है। अब हम यहाँ पे जानेंगे भागीदारी के अन्य तरीके। तो लोगों के पास लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए सरकार के गठन में भागीदारी के अलावा और भी तरीके हैं। कुछ लोग विरोध प्रदर्शन के द्वारा ऐसा करते हैं तो कुछ मीडिया में बहस के द्वारा। जब भी किसी सामाजिक समूह को ऐसा लगता है कि इसके हितों की अवहेलना हो रही है तो ये विरोध प्रदर्शन के द्वारा अपनी आवाज उठा सकते हैं। विभिन्न सामाजिक समूह अपने मांगों को लेकर सरकार के सामने विरोध प्रदर्शन करते हैं। कभी कभी सरकार कुछ ऐसा निर्णय लेती है जो आबादी के एक बड़े हिस्से को पसंद ना हो। ऐसी स्थिति में लोग विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आ जाते हैं। अब हम जानेंगे जुलूस और धरना के बारे में। लोगों द्वारा विरोध जताने के लिए जुलूस और धरने का मुख्य रूप से इस्तेमाल होता है। आपने टेलीविजन या अखबारों में जुलूस और धरने की तस्वीरें जरूर देखी होगी। हो सकता है कि कोई खास सामाजिक समूह नौकरी में आरक्षण के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहा हो सकता है कि कोई दूसरा समूह अपना वेतन बढ़ाने की मांग कर रहा हो। ऐसी मांगों की लिस्ट काफी लंबी हो सकती है। कुछ लोग अपनी आवाज उठाने के लिए टेलीविजन पर चलने वाली बहस का सहारा लेते हैं, तो वहीं कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं, तो कुछ लोग अखबार के संपादक को चिट्ठी लिखते हैं। अब लोकतांत्रिक सरकार में विवादों का समाधान कैसे होता है उसे जानेंगे। तो विवाद हमारे जीवन का अभिन्न अंग होते हैं। जब विभिन्न सामाजिक समूह में आपसी तालमेल नहीं रहता है तो इससे विवाद उत्पन्न होता है। कई बार किसी विवाद को निपटने के लिए लोग हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि विवाद का समाधान शांतिपूर्वक हो और कोई हिंसा ना हो। बच्चों, विवादों के कुछ संभावित कारण होते हैं, जैसे धर्म। कई बार इस बात के लिए विवाद उठ खड़ा होता है कि एक धार्मिक जुलूस किस रास्ते से जाएगा। किस एक धर्म के लोग अपना जुलूस उस रास्ते से ले जाने को अड़ जाते हैं जिस रास्ते पे बहुसंख्यक आबादी किसी अन्य धर्म की हो। ऐसे कई धार्मिक त्योहारों में और कई स्थानों पर हो सकता है। ऐसी स्थिति में पुलिस और स्थानीय प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि इस विवाद का कोई ऐसा समाधान निकाले जो दोनों पक्षों को मान्य हो। पुलिस की यह कोशिश भी होती है कि त्योहार और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। सेकंड है विवाद का कारण नदी का पानी। तो कई बार दो राज्यों के बीच नदी के पानी के बंटवारे को लेकर झगड़ा हो जाता है। अब कावेरी नदी का उदाहरण ही लीजिए। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है और तमिलनाडु में समाप्त होती है। कावेरी के पानी को लेकर दोनों राज्यों में अक्सर झगड़े होते हैं। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए अक्सर केंद्र सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप करना पड़ता है।
दिल्ली में ही पीने के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। दिल्ली को पीने के पानी की अनवरत आपूर्ति के लिए अक्सर इन राज्यों के बीच विवाद उठ खड़ा होता है। जब भी कोई विवाद होता है तो हर स्तर की सरकारें स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करती हैं। सरकार ऐसे समाधान ढूंढने की कोशिश करती है जो हर पक्ष को मान्य हो। अब हम जानेंगे समानता और न्याय के बारे में। तो वर्षों पुरानी जाति व्यवस्था के कारण भारत में सामाजिक असमानता का एक लंबा इतिहास रहा है। जाति व्यवस्था के कारण कई लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिला। ऐसे लोगों को कुछ अलग पेशे में आने का मौका भी नहीं मिला। दलितों के एक बड़े हिस्से को तो न्यूनतम मानवाधिकार से भी वंचित रहना पड़ा। ऐसे लोगों को मंदिरों में प्रवेश की इजाजत नहीं थी। उन्हें सार्वजनिक स्थलों से पीने का पानी तक नहीं लेने दिया जाता था। आजादी के बाद सरकार ने समाज से असमानता और अन्याय हटाने के लिए कुछ नीतियां बनाई। हर नागरिक को समान रूप से देखना सरकार की जिम्मेदारी बनती है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होता है कि कोई भी व्यक्ति असमानता का शिकार ना हो। लैंगिक असमानता हमारे देश में एक बड़ा अभिशाप है। अक्सर लड़कियों की तुलना में लड़कों का लालन पालन बेहतर ढंग से होता है। कई परिवारों में लड़कियों के उचित अवसर नहीं दिए जाते हैं। इस समस्या से निपटने के लिए सरकारी स्कूलों में लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। इससे लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। बच्चों, अब हम इस चैप्टर में कुछ परीक्षायोग्य प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो पहला प्रश्न है, आज दक्षिण अफ्रीका में माया को जीवन कैसा होगा? तो इसका आंसर है, आज दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश है और सभी प्रजातियों के लोगों को बराबर माना जाता है। इसलिए आज माया का जीवन सुखमय होगा तथा उसे वे सभी अधिकार मिले होंगे जो श्वेतों को प्राप्त है। सेकंड प्रश्न है, किन विभिन्न तरीकों से लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो इसका आंसर है, लोग सरकार की प्रक्रियाओं में निम्नलिखित तरीकों से भाग लेते हैं। पहला है, लोग वोट देकर अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। ये प्रतिनिधि सरकार बनाते हैं। इस प्रकार वोट देकर लोग सरकार की प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। सेकंड है, लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर और उसकी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। थर्ड है, लोग सरकार के प्रति अपनी राय को धरने, जुलूस, हड़ताल आदि तरीकों से व्यक्त करते हैं ताकि सरकार की जो बातें गलत है और न्याय संगत नहीं है उन्हें सामने लाया जा सके। फोर है, लोग समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी अपने विचार सरकार के सामने रख सकते हैं और सरकार उनके विचारों के अनुसार अपने कानून बना सकती है। फाइव है, लोग आंदोलन करके सरकार और उसके काम करने के तौर तरीकों को चुनौती दे सकती है। थर्ड प्रश्न है, विभिन्न विवादों और मुद्दों को सुलझाने के लिए सरकार की जरूरत क्यों होती है? तो इसका आंसर है, विवाद तब उभरता है जब विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोग अपने विवादों को खत्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं, जिससे अन्य लोगों में भय और असुरक्षा की भावना फैलती है। सरकार की यह जिम्मेदारी होती है कि वो विवादों का समाधान करे। फोर्थ प्रश्न है, सभी लोगों के साथ समानता का व्यवहार हो, इसे सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? तो इसका आंसर है, लोकतांत्रिक सरकार न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होती है। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। सरकार उन समूहों के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में आज भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं, जैसे अस्पृश्यता यानी छुआछूत की प्रथा पर अब तक कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। 5 प्रश्न है, पाठ को एक बार और पढ़कर लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्वों की एक सूची बनाइए। उदाहरण के लिए सभी लोग बराबर हैं। तो इसका आंसर है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व हैं। पहला है, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं। सेकंड है, आम सुविधाओं का प्रयोग करने को सबको अधिकार। थर्ड है, सभी लोगों को मतदान का अधिकार। 4 है, सभी लोगों को अपनी भाषा, संस्कृति तथा धर्म का पालन करने तथा विकास करने का अधिकार।
5 है न्याय और समानता के प्रति वचनबद्धता। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।